आज मैं जो है ना बाइनोमियल थ्योरम में अपन ने जनरल टर्म पर बेस क्वेश्चन कर लिए। जनरल टर्म पर बेस क्वेश्चन करने के साथ साथ अपन लोगों ने बाइनोमियल के एक्सपेंशन पर भी क्वेश्चन किए। अभी अर्थ एक्सपेंशन पर बहुत सारे क्वेश्चन किए और एक विशेष प्रकार का भयानक प्रपंची प्रश्न लिया 1 + x स्क्वायर की पावर n वाला लिया। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं न्यूमेरिकली, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक बार में एक्सपर्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म में NGT। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म NGT। पहले इसका मतलब समझिए। न्यूमेरिकली शब्द का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है? जब अपन कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो n+1 टर्म प्राप्त होंगे, तो अपन हर टर्म का मॉड ले लेंगे, हर एक टर्म का मॉड ले लेंगे। सुनो ध्यान से, हर टर्म का मॉड ले लेना है और पता लगाना है कौन सा टर्म सबसे बड़ा है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है हम टर्म के सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम टर्म की सिर्फ मॉडुलस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर एक बात यूं समझिए कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म f+s की पावर n में होगा, वही का वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म f-s की पावर n में होगा, वही का वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म -f+f की पावर n में होगा, और वही का वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म -f-s की पावर n में होगा। क्योंकि आप हर एक टर्म का क्या ले रहे हैं? मॉड ले रहे हैं। तो f और s में नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है, तो उसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सुने के ध्यान से, इसलिए हम कंसिडर करेंगे f+s की पावर n। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है किस टर्म का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, किस टर्म का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, कौन सा टर्म मैग्नीट्यूड में मॉडुलस वैल्यू में सबसे बड़ा है। तो पहली बात आप ये समझिए, इन चारों में कोई भी दिखे तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सबका सेम ही आएगा, क्योंकि हम तो हर टर्म का मॉडुलस ले रहे हैं, प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढेंगे। अब सुनिए ध्यान से, कैसे हम लोग पता लगाते हैं कौन सा टर्म मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा है। ध्यान से देखेंगे, f+s की पावर n का अगर एक्सपेंशन कर दें, nc0f की पावर n प्लस nc1f की पावर n -1 सेकेंड की पावर 1 एंड सो ऑन करते करते यहां पर आ जाएगा ncn फर्स्ट टर्म की पावर 0 सेकेंड टर्म की पावर n। ये आ गया इसका एक्सपेंशन, जहां पर ncr तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, nc0 nc1, f और s भी हमेशा पॉजिटिव हैं। तो यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं कि f एंड s बोथ पॉजिटिव। क्यों भैया दोनों पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं सिर्फ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना है। हम ऐसा मान लेते हैं, ये जो बाइनोमियल टर्म्स होते, देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसे करते करते टर्म्स हैं। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के टर्म्स हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए ताकि कंसेप्ट समझ में आए, वरना सिर्फ फॉर्मूला ही दिखेगा। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के टर्म हैं, ये हमेशा इंक्रीज करके डिक्रीजिंग बिहेवियर फॉलो करते हैं। हमेशा पहले इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं सिमेट्रिकली हो सकता है शुरू के 1-2 टर्म इंक्रीज करें और बाद में बहुत देर तक डिक्रीज करें। हो सकता है सिमेट्रिकल हो जाए कि बिल्कुल बीचों बीच वाले टर्म मैक्सिमम फिर ऐसे डिक्रीज करें। हो सकता है बहुत देर तक इंक्रीज करते रहें फिर डिक्रीज करें। बिहेवियर तो तय है, बिहेवियर तो यही है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, यही बिहेवियर है। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग कितनी देर करेगा या कौन से टर्म तक इंक्रीजिंग रहेगा और कौन से टर्म के बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये हर बार सिमेट्रिक नहीं होता। यानी हो सकता है 2 ही टर्म तक इंक्रीज करेंगे फिर पूरा एक्सपेंशन डिक्रीज करता रहे, हो सकता है आधे में इंक्रीज करे आधे में डिक्रीज करे, हो सकता है बहुत देर तक इंक्रीज करता रहे फिर लास्ट में जाके डिक्रीज करे। अब सुनो ध्यान से, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट mth टर्म बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हम ऐसा मान लेते हैं कि mth टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर mth टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो सुनिए, यहां पर मैं टर्म को जमा रहा हूं आपको समझाने के लिए ताकि आप इसका लॉजिक समझ पाए। बिल्कुल लॉजिक पर ध्यान देना है।
ध्यान सुनिए, यहां पर मान लीजिए T1 टर्म है, यहां पर मान लीजिए T2 टर्म है, यहां पर मान लीजिए T3 टर्म है, यहां पर मान लीजिए T4 टर्म है और T5 टर्म है एंड सो ऑन। सुनते हो ध्यान से, यहां पर मान लीजिए T1 टर्म है, यहां पर मान लीजिए T2 टर्म है, यहां पर मान लीजिए T3 टर्म है, यहां पर मान लीजिए आपका T5 टर्म है, ऐसे T4 टर्म है, ध्यान सुनना है, यहाँ T6 टर्म है, यहाँ पर मान लीजिए T1 टर्म है, यहाँ पर मान लीजिए T2 टर्म है, करते 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 यहाँ पर मान लीजिए T9 टर्म है, उसके बाद T10 टर्म है एंड सो ऑन। हम लोग एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। हम क्या सॉल्व करेंगे? rth टर्म डिवाइडेड बाई r माइनस 1th टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म 1 या 1 से बड़ा कर रहे हैं, तो यहां पर T2 बाई T1 भी 1 से बड़ा है, T3 बाई T2 भी 1 से बड़ा है, लेकिन T4 बाई T3 1 से बड़ा नहीं है। यहां पर ध्यान देखिए, T2 बाई T1 1 से बड़ा है क्योंकि T2 T1 से बड़ा है, T3 बाई T2 भी 1 से बड़ा है, ध्यान देखते आइए, T3 बाई T2, लेकिन T4 बाई T3 1 से छोटा हो गया। आगे बढ़िए, T5 1 से छोटा हो गया। जब आप आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म करते हैं, तो अगर आगे वाले टर्म की वैल्यू बड़ी है तो आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1 से बड़ा आएगा, कॉमन सेंस। और अगर आगे वाला टर्म की वैल्यू पीछे वाले टर्म से छोटी है, यानी डिक्रीजिंग पर आ गए हैं आप, तो आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1 से छोटा आने लग जाएगा। तो यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहां जहां ये होगा वहां वहां टर्म इंक्रीजिंग होंगे, और जहां पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां वहां के टर्म डिक्रीजिंग करेंगे। जिन जिन आर की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा वहां तक टर्म इंक्रीज करेंगे, और जिन आर की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा उसके बाद टर्म डिक्रीज करेंगे। तो आर की सबसे बड़ी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वही होगी आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एक बार फिर लॉजिक सुन लीजिए, अपन एक सिंपल सी इनइक्वालिटी बनाते हैं कि आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1 से बड़ा होगा तब तक चीज बढ़ती रहेगी, और जैसे ही आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1 से छोटा हो गया चीज घटने लग जाएगी, क्योंकि घटने पर वैल्यू घट रही है तो आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1 से छोटा होगा। तो जो आर की सबसे बड़ी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही होगा आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। द मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से देखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी इज आवर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। पहले मुझे बताइए कि आपको यह लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ कॉपी करना। सबसे पहले हम लोग TR अपॉन TR माइनस 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RH टर्म कितना हो जाएगा? NCR माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस N माइनस R प्लस 1। सेकेंड टर्म की पावर क्या होगा? नीचे वाला R माइनस 1। और TR माइनस 1 की बात करें तो NCR माइनस 2। फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस N माइनस R प्लस 2, और सेकेंड टर्म की पावर R माइनस 2। ये हमारे पास निकल के आ रहा है, बोलो हाँ। तो TR की वैल्यू और TR माइनस 1 की वैल्यू। आइए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे, देखें तो यहां N फैक्टोरियल R माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लीज बोर्ड पर देखते रहें, इनटू N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे वाले NCR माइनस 2 को खोलेंगे, N फैक्टोरियल R माइनस 2 का फैक्टोरियल, N माइनस R प्लस 2 का फैक्टोरियल। यहां पर देखें कुछ चीजें कट रही हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म की पावर इससे बड़ी है तो कटेगा तो नीचे एक फर्स्ट टर्म बचेगा, और यहां कटेगा तो आपके पास सेकेंड टर्म बचेगा। तो यहां पर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। क्या दिखाई पड़ रहा है? बोल दीजिए हाँ। आइए और क्या चीजें कट रही है उनको देखें। N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कट जाएगा, ये R माइनस 1 फैक्टोरियल R माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कटेगा तो नीचे R माइनस 1 बचेगा। ये N माइनस R प्लस 1, तो ये कटेगा तो ऊपर N माइनस R प्लस 2 बचेगा। तो ये कट कुटा के आ रहा है गड़बड़ लिख रहे हैं गुरुजी, ये कट कुटा के आ रहा है N माइनस R प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म अपॉन R माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म। यहां तक गाड़ी पहुंची? बोल दीजिए हाँ। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस टू, बिल्कुल ध्यान देना है, n माइनस आर प्लस टू इंटू सेकेंड टर्म होल अपॉन r माइनस वन इंटू फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो हमने s और f दोनों को पॉजिटिव बना लिया है, दोनों का मॉड ले लिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n माइनस आर प्लस टू इंटू सेकेंड टर्म r माइनस वन इंटू फर्स्ट टर्म। हमें r को अलग करना है, तो n प्लस टू इंटू एस माइनस आर एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एफ माइनस एफ। तो f को इधर ले आए, n प्लस टू इंटू एस प्लस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आर टाइम्स एफ प्लस एस आ गया भैया, आर लेस देन इक्वल टू n प्लस टू इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ। ये अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन के जरिए आपको कुछ समझाऊंगा। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेगी, आर की सबसे बड़ी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वही होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन से और समझ में आएगा, पहले कॉपी करिए, आइए आगे बढ़े यहां पर। सुनो ध्यान से, आइए फंडा कंसेप्ट तो समझ लिया हम लोगों ने, लेकिन उस कंसेप्ट पर बेस्ड अब क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन से आप समझेंगे। ये रहा, पहले मुझे बताइए क्या इस सवाल समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है? चलिए, नहीं मैं करूंगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। पहले वाले की अगर बात करें तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपन को निकालना है। पहले वाले के अंदर देखो x की वैल्यू 3/2 दे रखी है आपको, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर सेकंड टर्म की वैल्यू 9/2 हो जाएगी और n की वैल्यू 9 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2, सेकंड टर्म की वैल्यू पूरा रख दे 9/2 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? बस ये रट लो आप, n प्लस टू इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ। तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे n प्लस टू इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ। तो ये n प्लस टू यानी 9 10 11 इंटू एस यानी 9/2 प्लस एफ 2 होल अपॉन एस प्लस एफ। तो एस प्लस एफ कितना हो जाएगा? 9/2 प्लस 2। तो ये कितना निकल के आ रहा है भाई? 11 इंटू 9 99, सही कह रहा हूं? 99/99 2 to the 4 103 अपॉन 9 प्लस 4 13। 103 अपॉन 13 की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 103 अपॉन 13 की वैल्यू जरा मुझे बताएं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। तो 103 अपॉन 13 7.92 आती है। वेरी गुड, बस 7.92 आती है। तो यहां पर हमारा r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7.92 बनी। अभी क्या इंटरप्रेट करना है मैं बताऊंगा, अभी इंटरप्रेट नहीं कर रहे। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर f कितना है? 3 है, सेकंड टर्म यहां पर 1 है। माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि अपन f और s दोनों का मॉड ले लेते हैं, fx को रख देना है। और नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 15 है। यहां पर भी आप सबसे पहले वैल्यू निकालिए n प्लस टू इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ की। तो यहां पर n प्लस टू 15 2 17 इंटू 1 प्लस 3 होल अपॉन एस प्लस एफ 1 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 4 जो कि 5। यहां पर हमारे पास बना r लेस देन इक्वल टू 5। अब यहां पर कुछ चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, अब सुने ध्यान से बिल्कुल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो बातें होंगी, ध्यान से सुने। जब आप इसको सॉल्व करेंगे n प्लस टू इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ, दो बातें होंगी। या तो ये चीज इंटीजर पॉइंट समथिंग आएगी, या ये चीज डॉट इंटीजर आ जाएगी। जैसे r लेस देन इक्वल टू 7.92 आया और यहां पर डॉट r लेस देन इक्वल टू 5 आया। अगर r ये सीधे सीधे m पॉइंट समथिंग आ गया तो इस केस में ओनली वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड इट इज tm। तो यहां पर इस केस में एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, t7 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सबसे बड़ा टर्म मैग्नीट्यूड में, सबसे बड़ा टर्म मॉडुलस वैल्यू में सीधे t7 है।
लेकिन m की बात समझो। देखो r क्या है, r एक नेचुरल नंबर है, r एक होल नंबर है, r की वैल्यू 0 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे होगी। r की वैल्यू कभी 7.92 नहीं हो सकती, r या तो 6 होगा या 7 होगा या 7 के बाद सीधे 8 हो जाएगा। तो r की सबसे बड़ी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है वो केवल 7 है। लेकिन 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 यहां पर r 5 के बराबर हो सकता है। अब सुनना ध्यान से, ये आपने किससे निकाला है, ये आपने इस इक्वेशन से निकाला है, TR-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर यहां इक्वलिटी आ रही है इसका मतलब यहां पर भी इक्वलिटी आ रही है। अल्टीमेटली इसको अगर यहां इक्वल टू साइन लगा दें तो r 5 के बराबर हो सकता है, यानी यहां पर भी इक्वलिटी आएगी। तो जब ये इंटीजर m आ जाता है तो इसका मतलब होता है टू टर्म्स आर इक्वल एंड बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड दे आर tm एंड tm-1। इस केस में r लेस देन इक्वल टू 5 है, लेकिन r की वैल्यू 5 तो हो सकती है। इसका मतलब t5 एंड t4 बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये बहुत ही प्रपंची बात है, इसीलिए मैं इसको इलस्ट्रेशन से समझाया, डायरेक्टली समझ में नहीं आती है। एक बार फिर से मैं लॉजिक को दोहराना चाहूंगा। देखिए r एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि टर्म t1 t2 t3 t4 होंगे टर्म। फर्स्ट टर्म होगा, फिर सेकंड टर्म होगा, फिर थर्ड टर्म होगा, फिर फोर्थ टर्म होगा। तो अगर r m पॉइंट समथिंग से छोटा आता है, अब जैसे 7.92 तो छोटा आ गया, तो r या तो 7 होगा या 8 होगा। तो सबसे बड़ी r की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो 7 होगी, और 7 7.92 के बराबर नहीं होगा, 7 7.92 से छोटा ही होगा। तो इस केस में एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा। लेकिन यहां पर r लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो r की वैल्यू 5 हो सकती है, यानी r इक्वल टू 5 हो सकता है। r इक्वल टू 5 हो सकता है यानी ये इसके बराबर होगा, यानी TR/TR-1 यहां इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में TR और TR-1 दोनों ही बराबर हैं और दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलते हैं। तो r लेस देन इक्वल टू 5 आया, तो TR और TR-1 यानी TM और TM-1 यानी T5 और T4 दोनों बराबर हैं और दोनों के दोनों हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ध्यान रखना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। अगर यहां पर ये चीज इंटीजर m पॉइंट समथिंग आती है तो एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, शुद्ध m आती है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कॉपी करिए, तो ये रट लीजिए, बस ये खत्म। ओनली बस रिमेंबर दिस, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आप केवल ये रट लीजिए, कहानी खत्म। बार बार डिराइव क्या करोगे, वही तो आना है, n+2 इंटू एस प्लस एफ अपॉन बात हो गया। इससे आ जाएंगे सारे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कॉपी कर लीजिए। आइए और लें एक और क्वेश्चन देखें ध्यान से, इलस्ट्रेशंस को ध्यान से देखें, क्योंकि थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है ये इलस्ट्रेशन से ही समझ में आता है। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सवाल बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। पहले इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड की प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण ये हेजी हो जाता था। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इंडेक्स n ऑफ द बाइनोमियल इफ द 9th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। उसने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं बोला, उसने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोला। अब ये बताइए ऐसा कैसे संभव है, लेकिन हमको तो गुरुजी ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ाया है। ऐसा कैसे संभव है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बन जाए? मैं बताता हूं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 हो जाए, क्योंकि जब आप वेरिएबल की वैल्यू 1 कर देंगे तो टर्म और कोफिशिएंट में कोई अंतर ही नहीं जाएगा। कोफिशिएंट क्या होता है, x की किसी न किसी पावर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में हो, लेकिन आपने वेरिएबल को 1 कर दिया तो हर चीज सेम हो गई। यानी मैं कहूंगा दैट इज 1/5 प्लस 2/5 की पावर n हैज
नाइन्थ टर्म एज इट्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 की तो कोफिशिएंट ना होकर वो टर्म ही बन गया। तो 1/5 प्लस 2/5 की पावर n नाइन्थ टर्म इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होना चाहिए। पहले बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर सुनो ध्यान से, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग, आओ थोड़ा एक बार और समझो। जैसे x/5 प्लस 2/5 की पावर n है, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा nc0 x/5 की पावर n प्लस nc1 x/5 की पावर n माइनस 1 इंटू 2/5, ध्यान सुनते आए, हाँ, इंटू प्लस nc2 इंटू x/5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2/5 की पावर होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो यहां पर x की पावर n का कोफिशिएंट है ये, बोलो हाँ। यहां x की पावर n माइनस 1 का ये बचा हुआ कोफिशिएंट है, यहां x की पावर n माइनस 2 का बचा हुआ कोफिशिएंट है, बोलो हाँ। लेकिन अगर आप x को 1 कर दें तो ये पूरा पहला टर्म बन जाएगा, जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वही ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म बन जाएगा, बोलो हाँ। यहां पर अगर x की जगह हम 1 रख देते हैं तो यहां पर वेरिएबल गायब हो जाएगा और ये कोफिशिएंट के बजाय पहला टर्म बन जाएगा। क्या बात समझ में आती कि नहीं आती? क्योंकि अब कोफिशिएंट की बात ही नहीं होगी। यहां पर भी सब जगह x के बजाय हम 1 रख देते हैं तो ये सब के सब जो कोफिशिएंट था वही पहला टर्म है, जो कोफिशिएंट था वही दूसरा टर्म है, बोलिए हाँ। अब जो नाइन्थ टर्म का सबसे बड़ा कोफिशिएंट था वही अब नाइन्थ टर्म सबसे बड़ा न्यूमेरिकली टर्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अरे आती है भाई। अब जो कोफिशिएंट था ना वो सारे टर्म ही हो गए हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है आपके पास 5x², अगर इसमें वेरिएबल को 1 रख दें तो जो कोफिशिएंट था वही टर्म बन जाएगा। x² का कोफिशिएंट क्या था? 5, वही आपका टर्म बन गया। तो कहीं पर भी वेरिएबल की वैल्यू 1 रखने से को टर्म और कोफिशिएंट एक ही बन जाते हैं, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कितना है? 5। या यूं समझिए कि कोफिशिएंट निकालने का सिंपल तरीका है कि वेरिएबल को 1 रख दो, वेरिएबल की वैल्यू 1 रखने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। तो यहां पर हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी, वेरिएबल की वैल्यू 1 रख दी। तो वेरिएबल की वैल्यू 1 रख दी तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट था वो सीधे सीधे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन गया। क्या यह बात समझ में आई सब लोगों को? तो इसके अंदर अब हम चाहते हैं कि नाइन्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे n+2 इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ, जो कि बनेगा n+2 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 2/5 प्लस फर्स्ट टर्म 1/5 होल अपॉन 2/5 प्लस 1/5। कट कुटा के आ जाएगा 2 टाइम्स ओ इक्वल टू का साइन आएगा। रुक जाइए ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स n+2 प्लस 1 होल अपॉन 3 दैट इज 2n प्लस 5 अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू ये आ गई। अब सुनना, अगर नाइन्थ टर्म, सोचो केवल एक ही टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ रहा है। अब जरा इस थ्योरी पर ध्यान देंगे, केवल नाइन्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ रहा है, इसका मतलब मैं बोलूंगा, अब सुनना ध्यान से, नाउ नाइन्थ टर्म ओनली इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सो 2n प्लस 5/3 किस फॉर्म का होना चाहिए? 9 पॉइंट समथिंग के फॉर्म का होना चाहिए। बोल दीजिए हाँ, 9 पॉइंट समथिंग के फॉर्म का होना चाहिए, यानी 2n प्लस 5/3 क्या होना चाहिए? 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। कोई भी चीज अगर 9 पॉइंट समथिंग है तो 9 से 10 के बीच में बोलिए हाँ। 9 3 27 इज लेस देन 2n प्लस 5 लेस देन 30। 5 घटा दीजिए तो 5 गए कितना? 22 इज लेस देन 2n इज लेस देन 25। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से n 25 तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो n एक इंटीजर है
जो 11 से 12.5 के बीच में है। कहने का मतलब भाई साहब n इक्वल टू 12। सुनो, फिर सुनो, इसकी वैल्यू ध्यान से सुने, लॉजिक ध्यान दें। इसकी वैल्यू जब m पॉइंट समथिंग होती है तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता है, बोलो हाँ। और वो कौन सा होता है? वो TM ही होता है, बोलो हाँ। इस बार केवल 9th टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ रहा है, बोलो हाँ। तो यानी ये जो क्वांटिटी निकल के आई है क्या होगी? 9 पॉइंट समथिंग आई होगी, तभी तो हम T9 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहेंगे। बोल दीजिए हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हमने पहले n की वैल्यू गिवन थी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाला, फिर अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म गिवन है, हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉपी करिए, कोई भी डाउट है पूछिए। एक और क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, चुने गए सवाल हैं, चुनिंदा सवाल हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकंड टर्म दे दिया, पावर दे दी और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकंड टर्म दे दिया और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देके पावर पूछ ली। इस बार पावर दे दी, फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकंड टर्म पूछ रहा है। ध्यान देना, फॉर विच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज द फोर्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। तो अब की बार हम चाहते हैं कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो वो और कुछ नहीं T4 बन जाए। तो यहां पर f की वैल्यू है 5, s की वैल्यू है 3x और n की वैल्यू है 10। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n+2 इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ। तो यहां पर n+2 12 इंटू सेकेंड टर्म 3x प्लस f 5 अपॉन 3x प्लस 5। ध्यान रखना 5 तो पॉजिटिव है, 3x भी पॉजिटिव ही, ये सब पॉजिटिव है। तो यहां हो गया, ये चीज आ गई 12 36, 36x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5। अब की बार आप चाहते हो फोर्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो, यानी यह जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी 4 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, तभी केवल एक ही टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आएगा। बोल दीजिए हाँ। यानी 36x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5 ये 4 से 5 के बीच में होना चाहिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमेशा सब पॉजिटिव ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिहाई 12x प्लस 5 4 20 इज लेस देन 36x प्लस 5, 5 3 15x प्लस 25। डबल इनइक्वालिटी बन गई। आइए दोनों को सॉल्व करें। पहले इसको सॉल्व करें तो ये कहता है 12x प्लस 20 इज लेस देन 36x प्लस 5। 5 को इधर ले आए 15, 12 को इधर ले आए 24x। तो x ग्रेटर देन 15/24 यानी x ग्रेटर देन 5/8। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। ये इनइक्वालिटी कहती है 36x प्लस 5 इज लेस देन 15x प्लस 25। 15x को इधर ले आए, 36 में से 15 गए तो 15 और 6 21x इज लेस देन 20, x लेस देन 20/21। तो x 5/8 से बड़ा, 20/21 से छोटा, यानी x की वैल्यू आ गई भाई साहब 5/8 से 20/21। उसी कंसेप्ट को लगाना है आपको, बस ये चीज याद होनी चाहिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए कॉपी करिए, कोई भी डाउट आए पूछिए। और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से बोर्ड पर देखें। एक और सवाल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को पूरी तरह खून में बसाने के लिए। ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है ये सुने। गिवन दैट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैव द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस विल बी ट्रू। x की टोटल रेंज ऑफ वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म यहां पर 2 है, सेकेंड टर्म को हम लेंगे 3/8 मॉड x, क्योंकि हमको पता नहीं है x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मॉड ले लेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे n+2 इंटू एस प्लस एफ अपॉन एस प्लस एफ। तो n+2 कितना 12 इंटू सेकेंड टर्म कितना 3 मॉड x होल अपॉन 8 प्लस 2
अपॉन 3 मॉड x अपॉन 8 प्लस 2, ये निकल के आ गया। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 तिहाई 36 मॉड x 8 दूनी 16, 3 मॉड x 8 दूनी 16। अब फिर से फोर्थ टर्म अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होना है तो 36 मॉड x प्लस 16 अपॉन 3 मॉड x प्लस 16, ये होना चाहिए 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 36 मॉड x प्लस 16 अपॉन 3 मॉड x प्लस 16, ये 4 से 5 के बीच में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 12 मॉड x प्लस 16 4 जा 64 इज लेस देन 36 मॉड x प्लस 16, 5 3 जा 15 मॉड x प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 80। यहां पर मॉड x में डबल इनइक्वालिटी बन गई है। आइए पहले इसको सॉल्व करें। 36 मॉड x तो इधर आ गया 24 मॉड x, और 64 में से 16 चले गए तो 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा 8 और 6 48, तो ये निकल के आ गया। अरे वाह, 2 लेस देन मॉड x। अभी यहां पर ये आ गया, बहुत सही आया है। देखो मैं कोई कैलकुलेशन एरर ना कर दूं, यहां पर आ जाइए 15x को इधर ले आए तो 36 में से 15 गए तो 15 और 6, तो 15 और 6 21 मॉड x इज लेस देन 80 में से 16 गए 20 जाते 60 64, तो मॉड x निकल के आ गया 64/21। कुछ कट कुट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि मॉड x 2 से लेकर 64/21। तो यहां पर दो केस होंगे। अगर x पॉजिटिव है तो 2 से 64/21 यूनियन, अगर x नेगेटिव है तो माइनस x, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 ग्रेटर देन -64/21। तो x की वैल्यू बहुत सुंदर, बहुत सुशील, -2 यूनियन 2 से 64/21। कॉपी कर लें बच्चों।